राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा निर्देशन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा से मैं प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार वासनी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान की बिंदु पारिस्थितिक तंत्र घटक खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के साथ अगर हम बात करें आज के प्रकरण के अध्ययन के उद्देश्य की, तो आज के इस प्रकरण के उपरांत प्रशिक्षु पारिस्थितिक तंत्र से अवगत हो सकेंगे, प्रशिक्षु पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को समझ सकेंगे, प्रशिक्षु खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का वर्णन कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रशिक्षु पारिस्थितिक पिरामिड को स्पष्ट कर सकेंगे। अगर हम देखें आज हम क्या विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल क्या है और पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी शामिल होते हैं और केवल जीवधारी सम्मिलित नहीं होते हैं, उसके अंतर्गत उसके जैविक और अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। जहां तक पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोग की बात है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने 1935 में किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जो हमारा जैविक घटक है, जैविक घटक के रूप में ये हमारे जीवधारी पेड़ पौधे और साथ ही साथ अजैविक घटक के रूप में वहाँ का वातावरण, वहाँ की मृदा, प्रकाश, ताप आदि ये यहाँ पर हैं और इन्होंने मिलकर एक तंत्र बनाया हुआ है जिसको हम पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कह रहे हैं। अगर हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र के घटक की, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, अगर हम इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के कंपोनेंट्स की बात करें, घटक की बात करें, तो उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट या घटक आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जिनको हम जैविक घटक कहते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट जिनको हम अजैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक को मिलकर हमारा पारितंत्र बनता है। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक के अंतर्गत हमारी तीन चीजें आती हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये जो तीन हमारे यहाँ पर आते हैं, उत्पादक नाम से स्पष्ट है, प्रोड्यूसर अर्थात जो वहां पर प्रोडक्शन का काम करते हैं। और प्रोडक्शन कौन करता है जैविक घटकों के रूप में? तो समस्त जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और वो उत्पादन करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर समस्त जीवधारी निर्भर करते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारे आते हैं उपभोक्ता, जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं। और उपभोक्ता अर्थात उपभोक्ता कौन है? जो उपभोग कर रहे हैं। और उपभोग किसका कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? इस आधार पर जो उपभोक्ता होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीयक या सर्वोच्च श्रेणी उपभोक्ता। अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ताओं की, तो प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सीधे सीधे अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अब चूंकि सीधे सीधे अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, जो शाक ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधों से हरी पत्तियां आदि पर निर्भर कर रहते हैं। अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता वो हैं जो अपना भोजन प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। अब चूंकि प्रथम श्रेणी उपभोक्ता हमारे जीवधारी हैं, उन जीवों को ये खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं, तो हमारे हम कहते हैं मांसाहारी उपभोक्ता, जो हमारे द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता होते हैं। दूसरे उपभोक्ताओं को जो खाते हैं वो हमारे तृतीय श्रेणी या टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और अगर हम बात करें आहार के आधार पर, तो आहार के आधार पर जो उपभोक्ता होते हैं वो तीन प्रकार के हैं, शाकाहारी उपभोक्ता, मांसाहारी उपभोक्ता और सर्वाहारी उपभोक्ता। सर्वाहारी के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो घास और मांस दोनों का भक्षण करते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि जो आते हैं वो हमारे सर्वाहारी उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें अपघटक की, ये हमारे डिकम्पोजर्स जो होते हैं, डिकम्पोजर्स या जो अपघटक हैं, ये वो सूक्ष्म जीव हैं जो चाहे हमारे उत्पादक या उपभोक्ता, चाहे वो किसी भी श्रेणी को हो, जब इनकी मृत्यु होती है तो उनको छोटे छोटे घटकों में तोड़ने का जो कार्य करते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, किसी भी जीवधारी या पेड़ पौधे की मृत्यु होने पर, जीव जंतु की मृत्यु होने पर जो उसके शरीर को कंपोनेंट्स में तोड़कर ह्यूमस बनाने का काम करते हैं, इनको हम अपघटक या डिकम्पोजर्स कहते हैं। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के दूसरे घटक
अबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक की बात करें, अजैविक घटक नाम से स्पष्ट है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं है। इनमें जीवन नहीं होता परंतु जैविक घटकों के विकास के लिए उन पर ये आवश्यक है और साथ ही साथ इन पर जैविक घटक की बहुत सी क्रियाएं निर्भर करती हैं। उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली अजैविक घटक की मात्रा, इंटेंसिटी आदि पर निर्भर करती है। कि अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर, अकार्बनिक कारक इनऑर्गेनिक फैक्टर और कार्बनिक कारक या ऑर्गेनिक फैक्टर। अगर हम भौतिक कारक की बात करें, फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत हमारा टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, लाइट, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति आती है। तापमान, हम जानते हैं कि तापमान कम होने पर या तापमान अधिक होने पर हमारी अपनी जीवन शैली बदल जाती है, रहन सहन का ढंग बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान के कम या अधिक होने से जैविक घटक प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ आर्द्रता की मात्रा, आर्द्रता आपने देखा है बरसात में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमारा पसीना नहीं सूखता है। तो आर्द्रता भी एक ऐसा भौतिक कारक है जो जीवों को प्रभावित करता है। उसके अलावा प्रकाश, प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने पर, प्रकाश तीव्र या मंद होने पर भी जैविक घटक प्रभावित होते हैं। उसके अलावा वायुमंडलीय दाब कम है या अधिक है, स्थलाकृति कैसी है, हम मरुस्थल पर रह रहे हैं, हम सामान्य स्थल पर, मैदानी स्थान पर रह रहे हैं, हम पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, इस आधार पर जो हमारे भौतिक कारक हैं हम कह सकते हैं कि हमारे जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। अगर हम अगले कारकों की बात करें, अकार्बनिक कारक या इनऑर्गेनिक फैक्टर, इसके अंतर्गत जल, मिट्टी, खनिज लवण, वायुमंडलीय गैस और चट्टान आदि आते हैं। जल, अगर हम देखें जल कम है, जल अधिक है, जल सामान्य है, जल खारी है या जल कितनी गहराई पर पाया जाता है, इस आधार पर ही हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है, जीवधारी प्रभावित होते हैं। मिट्टी किस प्रकार की है, अगर आपने देखा होगा मिट्टी की प्रकृति बदलने पर वहाँ पर पैदा होने वाली फसलों का प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार की फसल कहाँ पैदा होती है, मिट्टी में किस प्रकार खनिज लवण पाए जा रहे हैं, या जो वायुमंडलीय गैस है, अगर वायुमंडलीय गैस में वायुमंडलीय प्रदूषण अधिक है, किसी ऐसी विषैली गैस की मात्रा अधिक है, तो वहाँ भी वो निश्चित रूप से वहाँ के जीवधारियों को प्रभावित करती है। कार्बनिक कारक, ऑर्गेनिक फैक्टर की अगर हम बात करें, हम जानते हैं सभी जंतुओं के लिए जीवित रहने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य अवयवों की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसे कार्बनिक कारक हैं जो हम जानते हैं पेड़ पौधों द्वारा बनते हैं, जीवों के शरीर में बनते हैं और ये उनके लिए प्रभावित भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटक जब मिल जाते हैं तो हमारे पाचन का निर्माण होता है और जैविक घटक अजैविक घटक को और अजैविक घटक जैविक घटकों को आपस में अननोन क्रिया द्वारा प्रभावित करते हैं। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। अगर हम देखें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में हमारे 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। हम कह सकते हैं हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड दूसरा जो हमारा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो हमारा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, स्थल, अब स्थल पर क्या है, वहां पर वन है, स्थल कैसा है, मरुस्थल है, या स्थल वहां पर घास का मैदान या हम कह सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो जो हमारा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसको हम वनीय पारिस्थितिक तंत्र कह रहे हैं, हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम या मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या ग्रासलैंड इकोसिस्टम या घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। अगर हम देखें इनमें से कोई भी हम पारिस्थितिक तंत्र देखें, वनीय, मरुस्थलीय, घास के मैदान का, तो वहां पर पाए जाने वाले जो हमारे जैविक और अजैविक घटक हैं वो कहीं ना कहीं भिन्न हैं। अगर हम वनीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वहां पर प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता अलग प्रकार के होंगे। अगर हम मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वहां पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता अन्य प्रकार के होंगे। और अगर हम ग्रासलैंड या घास के मैदान की बात करें तो वहां पर जो हमारे उत्पादक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी उपभोक्ता होंगे वो भिन्न प्रकार के होंगे। अगर हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के दूसरे प्रकार की बात करें, जलीय पारिस्थितिक तंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी 2 प्रकार का होता है कि जो हमारा जल है वो अलवणीय है या लवणीय है। अलवणीय जल का जो पारिस्थितिक तंत्र है, अलवणीय जिसको हम कहते हैं,
तो वो जो अलवणीय तंत्र, उसमें अंततः हमारी नदी, झरना, तालाब, झील आते हैं। इस आधार पर हम दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। एक ऐसा जिसका जल हमेशा बहता रहता है जैसे नदी या झरने का पारिस्थितिक तंत्र, और ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जलीय, अलवणीय जलीय, जिसका जल रुका हुआ होता है जैसे झील या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तो झील या तालाब और नदी और झरने का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं वो अन्य प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें लवणीय जल का पारिस्थितिक तंत्र, लवणीय या सैलाइन वाटर जो है, हम जानते हैं ये लवणीय जल समुद्र में या महासागर आदि में पाया जाता है। तो यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हमारा लवणीय जल का पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अगर हम बात करें कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र की, कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैनमेड इकोसिस्टम। तो मैनमेड में क्या है, खेत में किस प्रकार की फसल बोई जाएगी, कौन सी फसल बोई जाएगी, कब बोई जाएगी, ये मानव पर निर्भर कर रहा है। तो या मानव ने बाग लगाए, बाग में वो आम का बाग लगा रहा है, सेब का बाग लगा रहा है, अमरूद का बाग लगा रहा है, किसी अन्य फल का बाग लगा रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, तो उस या वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो इस आधार पर मानव अपने पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, और इस प्रकार के हम पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब अगर हम आगे बात करें खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन क्या है, हम जानते हैं जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब यही पारिस्थितिक तंत्र की जो पारस्परिक निर्भरता है उसको अगर हम देखें और एक दिशीय दिशा के रूप में देखें तो हम इसको परिभाषा रूप में किस प्रकार समझ सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की भोजन के लिए पारस्परिक निर्भरता को प्रदर्शित करने वाली श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अर्थात किस प्रकार उत्पादक, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां और अपघटक एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसकी निर्भरता को प्रदर्शित करने वाली सीधी श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगर उसको दूसरे रूप में देखें, पोषण के लिए ऊर्जा का सरलतम एक दिशीय प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या है, अगर हम इस चित्र के द्वारा यहाँ पर इसको स्पष्ट करें तो ये हमारा प्रोड्यूसर है, हमारा पौधा है, इसने भोजन का निर्माण किया, सूर्य से प्रकाश को लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, जमीन से जल को लिया और अपने भोजन का निर्माण किया। इसके द्वारा निर्मित भोजन को शाकाहारी उपभोक्ता ने खाया, उस शाकाहारी को द्वितीय श्रेणी ने खाया, द्वितीय श्रेणी को तृतीय और उसके बाद सर्वोच्च श्रेणी ने, और इनमें से किसी की भी मृत्यु होने पर डिकम्पोजर ने उसको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। अगर हम अगला बिंदु देखें, खाद्य जाल, फूड वेब, इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबद्ध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। या हम देखें, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को इस प्रकार ओवरलैप करने लगती हैं, एक दूसरे को इस प्रकार क्रॉस करने लगती हैं कि हम नहीं कह सकते कि कोई भी जो हमारा, चाहे वो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता है, वो किसी विशेष द्वितीय श्रेणी के द्वारा ही उसका भक्षण किया जाएगा। हो सकता है कोई अन्य श्रृंखला का द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता उसका भक्षण कर ले, सीधा सीधा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता उसका भक्षण कर ले। तो जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, उसी रूप में अगर हम परिभाषा को देखें कि पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से जुड़कर बने जाल को खाद्य जाल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो वहां पर एक जाल बन जाता है जिसको हम खाद्य जाल कह रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर ये घास है, ये पेड़ है, यहाँ पर शाकाहारी उपभोक्ता के रूप में ये खरगोश है, ये यहाँ पर बकरी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि बकरी को यहाँ पर जयकाल के द्वारा खाया जाए, बकरी को सीधा सीधा शेर भी यह खा सकता है, या ये जो चूहा है, चूहे को हो सकता है उल्लू खा ले, चूहे को हो सकता है सांप खा ले, चूहे को हो सकता है यहाँ पर चील खा ले, तो चूहे को यहाँ बिल्ली खा ले। तो यहाँ क्या है, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ये जरूरी नहीं कि विशेष उपभोक्ता के द्वारा किसी विशेष का भक्षण किया जाएगा, किसी अन्य श्रृंखला का उपभोक्ता भी उसका भक्षण कर सकता है। तो जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो जो जाल बनता है
उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। अगर हम आज के प्रकरण के अंतिम बिंदु की बात करें, इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड। पिरामिड क्या है? किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण पिरामिड कहलाता है। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। हम जब देख रहे हैं कि जो हमारे विभिन्न ट्रॉपिक लेवल हैं, उन ट्रॉपिक लेवल को किस प्रकार हम आरेखीय उनका निरूपण कर सकते हैं, किस प्रकार उनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा पिरामिड कहलाता है। इस आधार पर जो हमारे पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास, जीव भार या मात्रा का पिरामिड, और पिरामिड ऑफ एनर्जी। जीव संख्या का पिरामिड, अगर हम पिरामिड की बात करें, यहाँ पर आपको 2 प्रकार के ये पिरामिड दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा उल्टा पिरामिड है और ये सीधा पिरामिड है। पिरामिड उल्टा कब होता है, सीधा कब होता है? अगर हमारा चौड़ा वाला हिस्सा नीचे की ओर है और ऊपर की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संख्या कम होती जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारा पिरामिड होगा वो सीधा होगा। और अगर इसका विपरीत है तो यहाँ पर पिरामिड हमारा उल्टा होगा। जैसे हम देखें, पहला जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा एक वृक्ष का पारितंत्र का है और पारितंत्र की जीव संख्या का पिरामिड है। यहाँ पर वृक्ष हमारा एक है, परंतु उस वृक्ष पर पाए जाने वाले पक्षी या जीवों की संख्या निश्चित रूप से एक से ज्यादा है। तो जब उत्तरोत्तर संख्या बढ़ रही है तो पिरामिड उल्टा बनेगा। अब यहाँ पर इन पक्षियों के शरीर पर पाए जाने वाले इन द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ताओं की संख्या या उनके शरीर पर पाए जाने वाले पिस्सू, किल्ली आदि की संख्या और ज्यादा हो गई तो हम कह सकते हैं, और उसके बाद इन पर निर्भर जो जीव है उनकी संख्या और अधिक हो गई, तो यहाँ पर जो हमारा पिरामिड बना वो उल्टा बना। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार हमारा जीव संख्या का उल्टा पिरामिड बना। अगर हम एक घास के मैदान का पारितंत्र देखें, तो घास के मैदान में क्या है? घास के मैदान में निश्चित रूप से घास के पौधों की जो संख्या होगी वो घास के पौधों पर निर्भर टिड्डों की संख्या से ज्यादा होगी, अर्थात उत्पादक अधिक है, उनसे कम प्रथम श्रेणी उपभोक्ता है। उन टिड्डों से मेंढक की संख्या कम है, अर्थात द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता उनसे भी कम है। मेंढक की संख्या सांप से अधिक है या सांपों की संख्या मेंढक से कम है, तो हम कह सकते हैं तृतीय श्रेणी की संख्या द्वितीय श्रेणी से कम है और तृतीय श्रेणी से सर्वोच्च की संख्या कम है, अर्थात ऊपर की ओर जाने पर लगातार संख्या में कमी आती जा रही है, तो हमारा पिरामिड सीधा बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव संख्या का जो हमारा पिरामिड है वो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जीव भार या मात्रा का पिरामिड, जीव भार या मात्रा का पिरामिड भी हमारा उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है। जैसे अगर हम एक वन के पारिस्थितिक की बात करें, तो वन में वहां पर पौधों का जो भार होगा, पेड़ों का जो भार होगा, वो निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं या शाकाहारी उपभोक्ताओं से अधिक होगा। उन शाकाहारी उपभोक्ताओं का भार द्वितीय श्रेणी के भार से अधिक होगा और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं का जो भार होगा वो सर्वोच्च श्रेणी उपभोक्ताओं से अधिक होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम उत्पादक से जब हम सर्वोच्च श्रेणी उपभोक्ता की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके भार में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। जब कमी आती जा रही है तो इस प्रकार हमारा जो पिरामिड बना वो हमारा सीधा बनेगा। परंतु इसी को हम दूसरे रूप में देखें, हम एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र को ले लें, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के सापेक्ष जो हमारा जीव भार या मात्रा का पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। अगर हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वहां पर जो उत्पादक होंगे, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कह रहे हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो मास होगा वो हर्बीवोरस या शाकाहारी वहां पर जो है प्रथम श्रेणी जो हमारे उपभोक्ता हैं उनसे क्या होगा? कम होगा। और जो हमारे शाकाहारी हैं उनका मास क्या होगा? मांसाहारी से कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पिरामिड बना वो उल्टा बना। तो हम कह सकते हैं कि जीव भार या मात्रा का जो पिरामिड है वो उल्टा और सीधा किसी भी प्रकार का बन सकता है। अगर हम बात करें ऊर्जा के पिरामिड की, तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है, कभी भी वो उल्टा नहीं बनता है। क्योंकि हम जानते हैं जो सूर्य है, सूर्य से सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उत्पादकों को प्राप्त होती है। उत्पादकों से कम ऊर्जा प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं में हस्तांतरित होती है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं से कम ऊर्जा द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं में हस्तांतरित होती है और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं से कम ऊर्जा
तृतीय श्रेणी उपभोक्ताओं में हस्तांतरित होती है या सर्वोच्च श्रेणी उपभोक्ताओं में हस्तांतरित होती है। ऊर्जा का 10% का नियम है कि जितनी ऊर्जा उत्पादकों को प्राप्त होगी उसका 10% का हस्तांतरण शाकाहारी या प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं में होगा। शाकाहारी या प्रथम श्रेणी को जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उसका 10% का हस्तांतरण द्वितीय श्रेणी में होगा, और द्वितीय श्रेणी को जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उसका तृतीय श्रेणी में, और तृतीय श्रेणी को जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उसका 10% का हस्तांतरण हम कह सकते हैं कि अपघटक या डिकम्पोजर्स में होगा। तो इस प्रकार ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, जबकि जीव संख्या या जीव भार का पिरामिड इस बात पर निर्भर करता है कि वो पिरामिड कहाँ का है। वो उल्टा भी हो सकता है और वो सीधा भी हो सकता है। तो आज हमने चर्चा की कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसके घटक क्या हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या हैं, और साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिड क्या हैं। धन्यवाद।